अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद असद असलम और आप देख रहे हो 02++। अच्छा तो बच्चों, आज की हमारी क्लास है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम। उसने बोला है कि द बेस्ट वे टू लर्न सी इज टू स्टार्ट कोडिंग, कि हम डायरेक्ट ही कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, छोटा प्रोग्राम लिख के देखते हैं और लाइन बाय लाइन उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है जी? हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स लगा के उनके दरमियान लिखा हुआ है आयो स्ट्रीम इंट मेन के आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, आगे हमारी कर्ली ब्रेसेस हैं और सी आउट लगा के 2 बार एंगल ब्रैकेट डाल के डबल कोट्स के अंदर एक कुछ भी लिखा हुआ है। आप इसको कुछ भी इमेजिन कर लो, अपना नाम कर लो, हेलो वर्ल्ड कर लो, द करेक्टर जो भी लिखा हो, और एक सेमीकोलन लगा हुआ है। अब हम इसको ना लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। जो हैश इंक्लूड होता है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और आयोस्ट्रीम जो होती है ये इसको इंक्लूड कर रहा होता है। हमें क्या बताया गया है? हैश इंक्लूड क्या करता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है जो कि कंपाइलर को बताता है कि इंक्लूड आ फाइल इन द प्रोग्राम, कि ये जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर फाइल का नाम लिखा हुआ है ना, इसको मेरे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दो। आगे हमारा हैश, उसने बताया कि हैश क्या चीज़ है। हैश क्या होता है जी? नॉन एज हैश, और इसको शार्प साइन भी कहते हैं। अब ये आयोस्ट्रीम क्या है? लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी सी इन सी आउट और हैंडलिंग डाटा ऑन स्क्रीन और कीबोर्ड। अच्छा जी, ये जो आईओ स्ट्रीम होती है ना, ये एक फाइल होती है जिसके अंदर कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट करते हैं और जो स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं, ये उसकी फंक्शनैलिटी को हैंडल करती है। इसके अंदर उसकी सारी फंक्शनैलिटी पहले से ही लिखी हुई है, तो ये उसको हैंडल करती है। दो फंक्शंस होते हैं, एक सी इन होता है, एक सी आउट होता है। सी इन का काम होता है इनपुट लेना, सी आउट का काम होता है आउटपुट दिखाना। आगे आ जाता है हमारा मेन फंक्शन इंट मेन। तो ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है हमारा। इसके आगे जो ब्रैकेट्स लगती हैं उनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जिनके अंदर कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और ये खाली भी हो सकता है। पैरामीटर्स क्या होता है? कोमा सेपरेटेड, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम पास करते हैं, उनको पैरामीटर्स कहते हैं। मस्ट एग्जिस्ट एंड बी स्पेल्ड एग्जैक्टली एज मेन, ये हर प्रोग्राम के अंदर होना भी चाहिए और इसका नाम मेन ही होना चाहिए, एग्जैक्टली मेन ही होना चाहिए। आगे हमारी कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं। ये क्यों यूज होती हैं? डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एवरी स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस मस्ट हैव अ मैचिंग एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, के मतलब अगर आपने कोई कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया है तो उसका एक एंड भी होना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। यूज फॉर फंक्शन लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ये वो चीज़ें बता रहा है जिनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हम फंक्शंस के अंदर भी लिखेंगे, लूप्स के अंदर भी लगाएंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर भी लगाएंगे। ये जो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे तो द करेक्टर वैल्यू इन सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम इसको सी आउट एंगल ब्रैकेट्स हेलो वर्ल्ड लिखें तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब बनता है। सी आउट, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक आउटपुट स्ट्रीम होती है, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखते हैं ना, ये हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवा देती है। आउटपुट स्ट्रीम होती है ऑब्जेक्ट दैट सेंड्स डाटा टू स्ट्रीम। ठीक है, इसका काम क्या है? इसको जो दोगे इसने स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना है। ये जो 2 बार एंगल ब्रैकेट है, ये एक ऑपरेटर होता है दैट डायरेक्ट्स डाटा इनटू सी आउट। इसका काम क्या है? यहाँ पे जो भी लिखा है ना, इसने इसको सी आउट को भेजना होता है। ये मेनली फ्लो ऑफ डाटा बताता है कि डाटा हमारा जो है किधर को फ्लो कर रहा है। अभी ये वाले डाटे को वो इसके अंदर डाल रहा है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ डाटा किधर को है? लेफ्ट के बाद आ जाते ही हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग टू डिस्प्ले ऑलवेज इनसाइड डबल कोट्स, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेमीकोलन। एंड द स्टेटमेंट मैंडेटरी इन सी प्लस प्लस, ये एक स्टेटमेंट को एंड करता है और ये सी प्लस प्लस के अंदर लाजमी है, नहीं लगाओगे एरर आ जाएगा। आगे हमारे आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग डाटा, मेमोरी के अंदर हम किसी लोकेशन को नाम देते हैं, वो वेरिएबल होता है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती हैं कि हर वेरिएबल के पास एक नाम होता है, एक उसकी टाइप होती है, उसका साइज होता है और उसकी वैल्यू होती है। ये 4 चीजें हर वेरिएबल के पास होती हैं। अब हम कुछ ना रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल्स को नाम देते हैं। मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, या तो किसी लेटर के साथ हमारा नाम स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर के साथ। इसके अलावा किसी और चीज के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। ना आप कोई डिजिट डाल सकते हो, ना आप कोई और स्पेशल करेक्टर डाल सकते हो, एरर आ जाएगा। अवॉइड स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर, वो कह रहा है कि स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर को भी अवॉइड करना है ड्यू टू पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स,
छोटे बहुत मसलों की वजह से आपने अंडरस्कोर से भी स्टार्ट नहीं करना। आपने हमेशा वेरिएबल का जो नाम लिखना है वो किसी लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। आगे आ जाता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ना बेसिकली इक्वल टू को बोला जाता है। ये जो इक्वल टू का साइन होता है ना, इसको बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इसके राइट पे जो भी आप वैल्यू लिखते हो ना, ये उसके लेफ्ट वाले साइड पे जो भी वेरिएबल का नाम होता है ना, उसको असाइन कर देता है। तो इक्वल टू स्टोर्स अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। इसका काम क्या है, इसने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, मस्ट हैव अ वेरिएबल नेम, मतलब इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए। राइट हैंड साइड इज एन एक्सप्रेशन। राइट हैंड साइड पे कोई एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, दो वैल्यू को प्लस करके जो उनका जवाब है, मतलब एक एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल उसने लिखी है कि एक्स एक वेरिएबल है और x प्लस वन एक एक्सप्रेशन है। लेफ्ट पे वेरिएबल होना चाहिए और राइट पे कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देगा। अनलाइक अलजबरा, अलजबरा के अंदर क्या होता था कि राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है दोनों बराबर हैं। तो इसमें ये सीन नहीं है। इसमें ये सीन है कि राइट साइड पे जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल को असाइन हो रही है। आगे आ जाती हैं डेटा टाइप्स। तो अब हर वेरिएबल के पास एक टाइप होती है। अभी हमने वेरिएबल का नाम रख लिया, वेरिएबल को वैल्यू दे दी, हमने उसका टाइप तो बताया ही नहीं, हमने उसका साइज तो बताया ही नहीं। एवरी वेरिएबल मस्ट हैव अ टाइप। हर वेरिएबल की एक टाइप होती है विच डिटरमिन्स व्हाट डाटा कैन बी स्टोर। जो हमारे वेरिएबल की टाइप होती है वो बताती है कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है। अगर तो हमने हमारे वेरिएबल्स के अंदर कोई होल नंबर स्टोर करना है तो हमारे पास तीन डाटा टाइप्स आती हैं, इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। अब इंटीजर का जो साइज होता है उसका साइज होता है 4 बाइट्स, शॉर्ट का साइज कितना होता है 2 बाइट्स, लॉन्ग का साइज कितना है 8 बाइट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इंटीजर के अंदर हम टिपिकल इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक लिमिट तक। शॉर्ट के अंदर हम छोटे नंबर स्टोर करवाते हैं जिनकी रेंज ये लिखी हुई है। लॉन्ग के अंदर हम 8 बाइट्स तक स्टोर करवा सकते हैं लार्ज नंबर बियॉन्ड इंटीजर। अब जो नंबर इंटीजर की रेंज से बाइट चला जाएगा उसको हम लॉन्ग के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। आगे चल, अब रियल नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे वाले नंबर भी बोलते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज को हम रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर्स को हम ना तो इंटीजर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ना शॉर्ट के अंदर, ना लॉन्ग के अंदर। इनको स्टोर करवाने के लिए हमारे पास दो डाटा टाइप्स होती हैं, एक होती है फ्लोट, एक होती है डबल। फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है, डबल का साइज 8 बाइट होता है। फ्लोट क्या करता है, सिंगल प्रिसीजन वाले वैल्यूज को स्टोर करवा देता है, डबल प्रिसीजन वाली मोर एक्यूरेट वैल्यूज को स्टोर करवाता है। तो हम मोस्टली डबल को यूज़ करेंगे, फ्लोट को हम बहुत कम यूज़ करेंगे। आगे अब करेक्टर्स को भी स्टोर करवाते हैं। करेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एक टाइप आती है सिंपली चार। चार स्टोर द सिंगल करेक्टर। इसके अंदर हम सिंगल एक करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, बस सिंगल एक करेक्टर। वो 1 2 3 4 5 बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, सेमीकोलन, कुछ भी एक करेक्टर होना चाहिए, हम चार के अंदर स्टोर करवा सकते हो। ऑलवेज यूज सिंगल कोट्स। हमेशा हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जब करेक्टर लिख रहे होते हैं उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिख। आगे आ जाते हैं हमारे रिथमेटिक ऑपरेटर्स। रिथमेटिक ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और मॉडुलस होता है। अच्छा, प्लस का वही काम है जो हमेशा से होता है, ठीक है ना। इसने दो नंबर्स को प्लस करना है या तीन नंबर्स को प्लस करना है। माइनस ने दो या तीन नंबर्स को माइनस करना है। मल्टीप्लिकेशन ने जो स्टार है इसको मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, इसने मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद डिवीजन आ जाता है, ठीक है। डिवीजन क्या करता है, डिवीजन को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हमें डिवाइड करना है 6 को 2 पे, ठीक है। यही होता है ना डिवाइड का साइन। तो हमने क्या किया, हमने 6 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड कर दिया। हमने बोला 2 3 बार 6, तो नीचे हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर तो हम 6/2 करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा ये वाला। अगर हम 6 मॉडुलस 2 करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा ये वाला, ठीक है। इसे बोलते हैं क्वोशंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो जब हमने ऊपर वाली वैल्यू लेनी होगी तब हम डिवाइड वाला इस्तेमाल करेंगे, जब हमें रिमाइंडर चाहिए होगा तब हम मॉडुलस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू, ये डिवाइड कैसे काम करता है और मॉडुलस क्या है। नॉट ऑन डिवीजन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। अगर बोल रहा है कि डिवीजन के अंदर अगर दोनों ऑपरेंड्स, मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं, ऑपरेंड्स मतलब कि ये जो हमारा ऑपरेटर है इसके लेफ्ट राइट पे जो भी वैल्यूज़ हैं अगर वो दोनों इंटीजर हैं, द रिजल्ट इज ट्रंकेटेड।
तो रिजल्ट हमारा ट्रंकेटेड आएगा। यूज फ्लोट और डबल फॉर डेसिमल रिजल्ट। कह रहा है कि अगर तो दोनों इंटीजर्स हैं तो जारी बात है उनका जो जवाब आएगा वो एक ट्रंकेटेड वैल्यू आएगी और उसको हम फ्लोट के अंदर स्टोर करवाएंगे। मॉडुलस ओनली वर्क्स विद इंटीजर्स। मॉडुलस को हम सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करा सकते, ये फ्लोट्स के साथ वर्क नहीं करता। आगे आ जाती है प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर। प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर को हम ऐसे देखते हैं कि मैथ के अंदर अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती थी जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ ही आ जाता था एक ही इक्वेशन के अंदर, तो हम उसको कैसे यूज़ करते थे, हम एक रूल यूज़ करते थे। हमारे पास रूल होता था BODMAS, बोर्ड मैस। इसका मतलब था कि इक्वेशन के अंदर आप सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर आप डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्सट्रैक्शन। अब इसके अंदर भी तकरीबन सेम रूल वर्क करता है। इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट्स होती हैं, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, इनमें से दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस ब्रैकेट की होती है, उससे कम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और जो हमने मॉडुलस का साइन पढ़ा है परसेंटेज वाला उसकी होती है। उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन की सबसे कम हो। तो अगर हम यहाँ पे एक ये देखें जी, ऑपरेटर पहले ब्रैकेट्स आती हैं, फर्स्ट आती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस ये सेकंड आता है, प्लस माइनस लास्ट पे आ जाते हैं। उसने बोला है कि जनरल सी प्रोग्रामिंग टिप्स, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग करते हुए जो छोटी छोटी टिप्स आपने याद रख। यूज स्पेसिस एंड इंडिकेशन इन योर कोड टू मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। वो कह रहा है कि आप जब प्रॉपर स्पेसिस दोगे और इंडेंटेशन का ख्याल रखोगे तो क्या होगा, आपका कोड आसानी से पढ़ने के काबिल हो जाएगा। विल बी ईजियर टू रीड। अवॉइड यूजिंग रिजर्व वर्ड, इंटीजर, फ्लोट, इफ, ये वो, ठीक है, ये होते हैं रिजर्व वर्ड। इनका कोई ना कोई मतलब होता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो इनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करते। यूज मीनिंगफुल नेम दैट डिस्क्राइब्स अ पर्पस हो। अब हम वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल का नाम ये नहीं कि आप वेरिएबल के अंदर अपना नाम स्टोर कर रहे हो और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पर उसको मीनिंगफुल रखो ताकि कल को आप वेरिएबल का नाम पढ़ो तो आपको पता लग जाए कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है या इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है। एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम के अंदर मेन का फंक्शन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, एक लाइन पे एक स्टेटमेंट। यूज पैरेंथेसिस टू क्लैरिफाई अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। कह रहा है कि पैरेंथेसिस लगा के हमारी जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको क्लियरली देखो, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर स्टूपिड है, कंप्यूटर को हम जो बताएंगे उसने वो कर देना है। अब अगर हम उसको 1+2 × 3 करेंगे, वो क्या करेगा, 3 2 × 6 जमा 1 7, ठीक है, तो वो हमारी हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं करेगा। तो हमें क्या होगा, हमें ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर नंबर लिख के जो भी हमें पहले प्लस करवाने हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएं। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब छोटा एक्स और बड़ा एक्स ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर आपने वेरिएबल का नाम छोटा एक्स रखा है तो वो छोटा एक्स ही है, वो बड़ा एक्स कभी नहीं हो सकता। तो इनको टू डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा ना कोड लिख के देखते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं अपना बैठ के। जी, ये हम आ गए हैं हमारे एडिटर के ऊपर। अब हमें अपना पहला प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमेशा एक प्रोग्राम के अंदर होती ही होती हैं हम वो लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन आती है यूजिंग नेम स्पेस std। इस लाइन का मैं अभी आपको थोड़ी देर में मकसद बताता हूँ। उसके बाद हमने लिखना है इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट। हमें पता है सी आउट के साथ ब्रैकेट्स हमेशा लगती हैं, वो कौन सी लगती हैं, वो स्मॉलर देन वाली लगती हैं या उनकी डायरेक्शन हमेशा सी आउट की तरफ होती है। डबल कोट्स हमेशा लगते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे सेमीकोलन हमेशा लगाना लगाना है। यहाँ पे सेमीकोलन कभी नहीं आता, इस लाइन के बाद भी सेमीकोलन आता है और इसके बाद यहाँ पे आप जो कुछ लिखोगे हर चीज़ के बाद सेमीकोलन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं आता, यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं आता। अच्छा, अब मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप एडिटर के ऊपर यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे मैंने होवर किया तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा बटन है ये पहले हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, फिर हमारे प्रोग्राम को रन करेगा।
तो मैंने कहा भाई कंपाइल भी कर दो और रन भी कर दो। मैंने इस बटन को दबाया, उसने पहले उसको कंपाइल किया, फिर उसने रन किया। जब उसने रन किया तो हमें हमारी आउटपुट मिल गई हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला सिंपल सी प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने सिंपली सी आउट का यूज़ करते हुए एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। ये हमने प्रोग्राम बना लिया। अब हम थोड़ा सा वेरिएबल्स को देख, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ एक्स। एक्स के अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 10। अब 10 एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर के लिए मुझे यहाँ पे इसकी टाइप भी लिखनी पड़ेगी। मैं बोलूँगा इंटीजर टाइप का एक एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँगा, मैं बोलूँगा सी आउट करो, ये मैंने एंगल ब्रैकेट्स लगाई, और यहाँ पे जब आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो वेरिएबल का नाम हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते, हम उसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ये लो जी, मैंने डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख के सेमीकोलन लगा दिया। मैंने कंपाइल एंड रन किया। कंपाइल एंड रन किया तो हमें क्या मिल गया, हमारे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। बस ये था हमारा इंटीजर का वेरिएबल। अब अगर हम इसी वेरिएबल को कॉपी करें, मैंने नाम रखा जी, इसकी टाइप ही चेंज करके मैंने शॉर्ट रख दी, इसकी टाइप ही चेंज करके मैंने लॉन्ग रख दी। ठीक है जी। अब मैंने करवा तो मैं एक होल नंबर ही सेव करवा रहा हूँ ना, 10 एक होल नंबर है। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे, कर दिया। मैंने एक इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया। मैंने शॉर्ट टाइप का एक वाई वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया। लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया जेड जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया। 10 एक होल नंबर है, इसलिए हम होल नंबर तीनों टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन तीनों को प्रिंट भी करवा लेते हैं। मैंने वाई किया और जेड कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले आपने देखा 10 10 10, 3 बार 10 प्रिंट हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ हम अभी पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर बोलो या उसको आप एक फंक्शन बोल सकते हो। तो वो क्या होता है, वो ऐसे एंगल ब्रैकेट्स लगा के हम यहाँ पे लिखते हैं एंड लाइन। इसका नाम होता है एंड लाइन। क्या मतलब, मेरी जो भी एक्स की वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करो, उसके बाद लाइन को ख़त्म कर दो। अब जो भी प्रिंट होगा वो नई लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, मैं चला के दिखाता हूँ। हमने कंपाइल एंड रन किया तो आपने देखा कि जो मेरा पहले एक्स की 10 वैल्यू प्रिंट हुई और उसके बाद लाइन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब आगे मैंने एंड लाइन नहीं लगाया था, दोनों वैल्यूज़ एक ही लाइन में आ गई। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा एंड लाइन यहाँ पे भी लगा देते हैं, दोबारा एंड लाइन यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब हम जब प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे कि तीनों चीज़ें या तीनों वैल्यूज़ अलग अलग प्रिंट हुई। ठीक है जी। तो एंड लाइन का पूरा सिंटेक्स ये है। ठीक है, आपने एंगल ब्रैकेट्स के बाद एंड लाइन लगाना है, एंड लाइन के बाद सेमीकोलन। तो ये थे हमारी डाटा टाइप्स होल नंबर वाली, सिर्फ होल नंबर वाली। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ या जिनको हम रियल नंबर वैल्यूज़ हैं उनकी भी डाटा टाइप्स देख लें। एक थी हमारे पास फ्लोट। ठीक है जी। मैंने बोला फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाओ एक्स और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो 10.5। मैंने बोला डबल टाइप का एक एक्स या वाई वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर क्या स्टोर कर दो 11.5। मैंने दो वैल्यूज़ बनाई जिनमें से एक फ्लोट की है और एक डबल की है दोनों डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ जिनको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। अब मुझे एक्स और वाई सिर्फ चाहिए, जेड को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने एक फ्लोट वैल्यू बना ली, एक डबल वैल्यू बना ली। अब मैं इनको रन करता हूँ। मैंने रन किया तो उसने मुझे पहले 10.5 प्रिंट कर दिया, फिर उसने मुझे 11.5 प्रिंट कर दिया। उसने एक ही लाइन में क्यों नहीं प्रिंट किए, क्योंकि हमने एंड लाइन लगाया हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद हमारी डाटा टाइप थी 4 डाटा टाइप। ठीक है, जिसके साथ हम एक करेक्टर स्टोर करवा सकते थे। हमने क्या किया, हमने इस फ्लोट को ख़त्म किया, हमने यहाँ पे लिख दिया 4, और वेरिएबल का नाम हम एक्स ही रखते हैं। और इसके अंदर हमें पता है कि हमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, और जो भी हमने स्टोर करवाना है उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। मैंने बोला कि एक्स के अंदर ए स्टोर करवा दो, ए एक कैरेक्टर है तो मैंने उसको एक्स के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है जी। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैंने एक्स को प्रिंट करवा लिया।
मैंने बोला कि जी एक्स को प्रिंट कर दो, तो उसने मुझे ए प्रिंट कर दिया। हालांकि मेरे वेरिएबल का नाम एक्स था, उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर स्टोर करवाया जो कि ए। अब इसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा ना, तो आप देखोगे कि उसने हमें नीचे एरर दे दिया। अब उसने पहले कैरेक्टर को स्किप करके दूसरा प्रिंट करवा दिया और नीचे हमें वार्निंग दे दी मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट के, मतलब मल्टी कैरेक्टर हम नहीं लिख सकते, हम सिर्फ एक कैरेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो थी, हमने सारी डेटा टाइप्स चेक कर ली। हमारे पास एक टॉपिक था कि वेरिएबल्स के नाम हम कैसे रखते हैं। वेरिएबल्स का नाम हमेशा किसी न किसी लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अगर आप वेरिएबल का नाम, मान लो जी मैंने बोला जी मेरी एक इंटीजर टाइप x इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने एक इंटीजर टाइप का x वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू मैंने दे दी 10। अब मैं कहूँ कि मैंने इसका नाम x नहीं रखना, मैंने इसका नाम 1x रखना है, वो देखो रेड हो गया। मैं इसको रन करूँगा तो उसने एरर दे दिया, उसने कहा कि भाई ये न्यूमेरिक डिजिट आपने लगा दिए, तो ये गलत है। इसको हटाऊँगा, रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। अगर मैं इसके स्टार्ट में ये वाला ऑपरेटर लगाता हूँ फिर भी एरर आ जाएगा। अगर मैं इसके स्टार्ट में अंडरस्कोर लगाता हूँ, सिर्फ अंडरस्कोर, तो आप देखोगे कि उसने बोला कि एक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब कि यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा। अगर मैंने यहाँ पे ऊपर अंडरस्कोर लगाया तो आपने देखा कि मुझे यहाँ नीचे भी अंडरस्कोर लगाना पड़ा, तो जिसकी वजह से अब मैं रन करूँगा, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। इससे क्या पता लगा कि हम सिर्फ वेरिएबल के नेम के स्टार्ट पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर या डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आप जितने मर्जी डिजिट लिख लो, आपके वेरिएबल्स का जो नाम होते हैं ना, उनके अंदर आप या तो डिजिट लिख सकते हो या तो लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स लिख सकते हो। आप स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं यूज़ कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। अंडरस्कोर होता है या एक हमारे पास होता है डैश, ठीक है, डैश इसको बोलते हैं। या हम ये डैश यूज़ कर सकते हैं या हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जो वेरिएबल का नाम होता है वो हमेशा किसी एक लेटर के साथ स्टार्ट होता है या वो हमेशा एक अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम डैश भी नहीं लगा सकते, ये भी गलत हो जाएगा। या तो सिर्फ अंडरस्कोर लगाओ या फिर किसी एक लेटर के साथ स्टार्ट कर दो। तो ये थे हमारे, हमने थोड़ा बहुत देखा कि हमारा जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो कैसे रखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दो इंटीजर वेरिएबल्स को जमा करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम दो इंटीजर वेरिएबल्स को प्लस करेंगे। मतलब दो इंटीजर वेरिएबल्स बनाएंगे, उनके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस करके तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दो इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए। मैंने बोला जी इंटीजर एक्स बना दो, इंटीजर वाई बना दो, ठीक है जी। मैंने दो वेरिएबल्स बना ली। अब मुझे तीसरा वेरिएबल भी चाहिए जिसके अंदर मुझे इन दोनों का सम स्टोर करवाना है। मैंने बोला कि इंटीजर सम का भी एक वेरिएबल बना दो। मुझे सम का वेरिएबल भी मिल गया। अब मैंने बोला कि जो मेरा एक्स है इसकी वैल्यू है 5, जो मेरा वाई है इसकी वैल्यू है 6, और जो मेरा सम है इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्लस कर दो वाई के अंदर और फिर स्टोर कर दो किसके अंदर, सम के अंदर। मेरे सम का वेरिएबल हम प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने बोला कि सी आउट कर दो सम का वेरिएबल। अब सम के अंदर क्या स्टोर होगा, 5 जमा 6, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 5, वाई की वैल्यू क्या है 6, तो टोटल जवाब क्या हुआ 11। 11 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर। अभी हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो हमने कंपाइल एंड रन किया तो हमें 11 जवाब मिल गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हैंडआउट्स के मुताबिक आगे आगे चलते जाएंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने बेसिक ये कोड बार बार लिख के देखना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने प्लस वाला बना दिया, आपने माइनस वाला बनाना है, मल्टीप्लिकेशन वाला बनाना है, डिवीजन वाला बनाना है और मॉडुलस वाला बनाना है, ठीक है। आपने सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम बार बार बनाना है ताकि आपको प्रोग्राम बनाना आ जाए। तो आज की क्लास बच्चों यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।